तो हमारी इस खास पेशकश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यह देश की बहस का स्पेशल एडिशन है, क्योंकि हम पाकिस्तान की एक साजिश का पर्दाफाश कर रहे हैं। 2 दिन बाद 2 साल होने वाले हैं कश्मीर से धारा 370 को हटाए, और पाकिस्तान ने इस बार एक इंटरनेशनल टूल किट वाली साजिश रची है भारत को बदनाम करने के लिए। और ये पूरी की पूरी टूल किट हमारे पास है, न्यूज नेशन के पास है। हम बता रहे कि कैसे उस दिन ट्विटर के जरिए भारत को बदनाम किया जाएगा, कैसे भारत के दूतावासों पर प्रदर्शन करके वहां पर हिंसा करवा के भारत को बदनाम किया जाएगा। इसके लिए कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को पाकिस्तान ने अरबों डॉलर दिए हैं। यही नहीं, कई सारे ऐसे लॉबिंग ग्रुप है जिनकी मदद पाकिस्तान ले रहा है। पाकिस्तान के घर में खाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन भारत को बदनाम करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। सब जानते हैं धारा 370 को हटने के बाद कश्मीर में विकास की नई बयार बही है। लोकतंत्र वहां पर एक बार फिर से ग्रामीण लेवल पर, निचले लेवल पर जिंदा होकर खड़ा होने को तैयार है। वहां का हर आदमी अब मुख्य धारा के अंदर आ रहा है। ये पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा, इसीलिए पाकिस्तान ने टूल किट वाली साजिश रची है। क्या है यह साजिश, आइए देखते हैं। पिछले कुछ वक्त से ट्विटर देश विरोधी ताकतों का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है, और पाकिस्तान की कश्मीर टूल किट वाली जिस साजिश का पर्दाफाश हुआ है, उसमें भी ट्विटर को ही भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने का नापाक प्लान तैयार किया गया है। क्योंकि पाकिस्तान जिस रेड फॉर कश्मीर कैंपेन के जरिए अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देना चाहता है, उसके ज्यादातर तार ट्विटर से ही जुड़े हुए हैं, और कई ट्विटर हैंडल से नापाक प्रोपेगेंडा पिछले कई दिनों से फैलाया जा रहा है। आपको हर वो ट्विटर हैंडल दिखाएंगे जिसके जरिए जहर फैलाने की प्लानिंग की गई है। लेकिन उसके पहले आपको बता देते हैं कि कैसे अमेरिका के न्यूयॉर्क से लेकर न्यूजीलैंड के ऑकलैंड तक 5 अगस्त को भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से 2 घंटे का ट्विटर स्टॉर्म चलाने की साजिश रची गई है। टूल किट की नापाक प्लानिंग के मुताबिक 5 अगस्त को अमेरिका के न्यूयॉर्क में और कनाडा के टोरंटो में भारतीय समय के मुताबिक 6:30 बजे ट्विटर स्टॉर्म के जरिए जहर फैलाने का वक्त चुना गया है। तो वहीं कनाडा के टोरंटो और ईरान के तेहरान में भी भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे का वक्त ही कश्मीर टूल किट को फैलाने के लिए चुना गया है। इसके अलावा लॉस एंजल्स और इंग्लैंड के लंदन को भी ट्विटर स्टॉर्म फैलाने के लिए शाम 6:30 बजे का वक्त दिया गया है। वहीं मलेशिया के कोलालमपुर और जर्मनी के बर्लिन को भी इसी जहरीली साजिश के लिए उसी टाइम जोन के साथ चुना गया है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न और न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भी शाम 6:30 बजे ही ये नापाक कैंपेन शुरू होगा। तो सऊदी अरब के रियाद और कतर के दोहा में भी 5 अगस्त को शाम 6:30 बजे का वक्त जहरीली साजिश के लिए दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान भी इस्लामाबाद से उन सभी देशों के साथ अपनी इस टूल किट वाली साजिश को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, और इसके जरिए कई ट्विटर हैंडल को भी चुना गया है। इस टूल किट में आप जिन ट्विटर हैंडल को देख सकते हैं, ये वो ट्विटर हैंडल है जो भारत विरोधी साजिश में पाकिस्तान का साथ दे रहा है, और इसके तार ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच चुके हैं। क्योंकि ट्विटर हैंडल ली रियानन ऑस्ट्रेलिया सामाजिक कार्यकर्ता का है, और ये 22 जुलाई का या उससे भी काफी पहले से पाकिस्तान के कश्मीर टूल किट को आगे बढ़ाने में लगाए हुआ है। क्योंकि जब हमने ली रियानन के पोस्ट की पड़ताल की, तो इस ट्विटर हैंडल से पिछले महीने की 22 जुलाई को भी कश्मीर विरोधी एक पोस्ट देखने को मिला, और उसमें वो सभी टूल किट के हथियार मौजूद दिखे जो पाकिस्तान के कश्मीर टूल किट का प्रोपेगेंडा है। इसके अलावा एक ऑस्ट्रेलियन एंड्रू बटलेट भी इस नापाक साजिश का हिस्सा बन चुका है, और एंड्रू के ट्विटर हैंडल से भी कश्मीर को बदनाम करने वाला प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। तो कश्मीर टूल किट वाली पाकिस्तानी साजिश में जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक की पत्नी मुशाल मलिक के ट्विटर हैंडल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और हमेशा की तरह इस बार भी मुशाल मलिक भारत विरोधी ताकतों के साथ हाथ मिलाकर नियाजी खान का साथ देती नजर आ रही है। और ऐसे ही कई और अनगिनत ट्विटर हैंडल के जरिए साजिश का ताना बाना बुना गया है। ऐसे में इन सभी ट्विटर हैंडल से सावधान रहने की जरूरत है, जिससे पाकिस्तान की इस टूल किट वाली साजिश को नेस्तनाबूद किया जा सके। तो सीधे इंट्रोड्यूस करता हूं अपने बड़े पहल को। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, जो कि डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं, वो जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अब्दुल समद याकूब, जो कि पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन है, वो जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अजीम भट्ट, जो कि पाकिस्तानी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो जुड़े हुए हैं। मेरे साथ तारिक फतेह साहब, जो कि पाकिस्तानी मूल के कनाडियाई लेखक हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले गुरमीत जनरल साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा, और मेरा सीधा सवाल है, क्या साबित कर लेगा पाकिस्तान ये करके? कुछ हासिल कर पाएगा? फिर क्यों खर्च कर रहा है अरबों खरबों रुपए? दीपक जी, देखिए, ये जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन पाकिस्तान चलाने की कोशिश कर रहा है, ये दिखाता है कि पाकिस्तान की डेस्परेशन किस प्रकार है। 5 अगस्त 2019 को जो भारत ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, जो पाकिस्तान का जितना भी नैरेटिव था, कहानी था, उसको जड़ से निकाल दिया।
और 6 अगस्त 2019 को जो कहा कि अगला कदम जो पीओके है कुछ भी कीमत हो उसको दोबारा से इंटीग्रेट किया जाएगा, इस चीज से पाकिस्तान एकदम बौखला गया है। और देखिए पाकिस्तान की दुनिया के अंदर में क्रेडिबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी बिल्कुल जीरो है, क्योंकि पूरी दुनिया समझ गई है कि पाकिस्तान प्रॉक्सी, लाई और प्रोपेगेंडा के ऊपर में ही चलता है। उसकी जो एक क्रेडिबिलिटी होती है वो दुनिया में बिल्कुल नहीं रही है। पाकिस्तान और चीन के अंदर में एक चीज सिमिलर है, जो चाइना है उसने देखिए कि किस प्रकार अपना जो स्ट्रेटेजी है उसकी 3W की, यानी कि वॉरफेयर की, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा और मीडिया वॉर के ऊपर में बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड करता आया है। उसने तो अमेरिका के अंदर में जो मीडिया हाउसेज उनको खरीदने की कोशिश की है, उसी प्रकार उन्हीं पद चिन्हों पर, और उससे भी जो बड़ी बात है पाकिस्तान की वो झूठ है, जो फ्रेब है, और जिस प्रकार से उनकी हर एक स्ट्रेटेजी टेररिज्म, फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन के ऊपर निर्धारित रही है, वो पूरी दुनिया ने देख लिया। अभी तो जिस प्रकार अफगानिस्तान से आप देखिए कि उनके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एनएसए साहब ने जो पोल खोल रहे हैं पाकिस्तान की, कि उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो है, उन्होंने पूरे विश्व के अंदर में, इस रीजन के अंदर में जो एक क्रेडिबिलिटी और डिपेंडेबिलिटी होती है वो पाकिस्तान पूर्ण रूप से खो चुका है। तो इसका कोई खास असर नहीं होने वाला है। लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए ये दिखाता है कि किस प्रकार से वो डेस्परेट है, क्योंकि उसकी बात कोई सुन नहीं रहा है, इसलिए इतना पैसा स्पेंड करके सोशल मीडिया में फिजिकली जो प्रोटेस्ट करना चाहता है, जो अपने प्रॉक्सी और लॉबीज को एक्टिवेट करना चाहता है। मेरे को पक्का इस चीज का विश्वास है कि जो पाकिस्तान का फ्रेम झूठ है उसकी एकदम सीमा क्रॉस हो गई है, उसको दुनिया के अंदर में कोई भी बिलीव नहीं करता है आज के दिन। दीपक जी, मैं ठीक है, सीधे भट्ट साहब के पास चलता हूं। भट्ट साहब मुझे बताइए, रियाद में भी आप कर रहे हैं, उस रियाद में जिसके राजकुमार ने 2019 में पैदल चला दिया था इमरान खान नियाजी को, बोला प्लेन से मत जाइए, सर्विस फ्लाइट से जाइए। अब रियाद में आपको कौन से सपोर्ट मिल जाएगा बताइए ना भट्ट साहब। अच्छा दीपक, बात देखिए, मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि एक तरफ आपके तमाम पैनलिस्ट कह रहे हैं कि जनाब आपके इस एहतजाज या इस कैंपेन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या पड़ेगा तो क्या पड़ेगा। अगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो आपको इतनी तकलीफ क्यों है? मुझे एक बताएं बात कि तमाम डिफेंस एनालिस्ट बैठे हुए हैं आप, दिखाना तो पड़ेगा ना कि हमारा लगी हुई है, और वो ये कह रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क अगर कितना कुछ गंदा है, होता, अभी तो हमको दिखाना तो पड़ेगा ना, अभी तो 5 हमको दिखाना तो पड़ेगा ना दुनिया को कि हमारा पड़ोसी मुल्क कितना गंदा है। धुएं जो है वो हम उठते देख रहे हैं। अगर जब आप सोचे कि ट्रेंड 5 अगस्त को चलेगा तब आपका क्या हाल होगा। आप अभी से इतनी तकलीफ में है, मुझे तो अफसोस हो रहा है, तरस आ रहा है आप पे। सर हम तो बता रहे हैं कि आप अपने लोगों को खाना नहीं खिला सकते, भारत को गाली देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं। मैं तो हैरान हूँ कि इंडिया जो है वो हमें खाना खिलाने की बात कर रहा है। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है, जो बंदा बॉर्डर पर और इंटरनेशनली लॉबी कर हमारे की रोटी को बंद करता है, हमारे खून का दुश्मन है, वो आज हमें कह रहा है कि यार आपकी रोटी की टेंशन है हमें। भाई हमारी रोटी की टेंशन हमें होनी चाहिए, आप अपनी रोटी की टेंशन कीजिए। कोविड की वजह से आपकी जो है वो अमवात हुई है, रोडों पर आपकी लाशें पड़ी होती हैं, आप हमारी जो है वो बात कर रहे हैं कि हमारी रोटी हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पेट्रोल आपका कितना है, अपना रेट बताइए। कभी पेट्रोल पे प्रोग्राम किया आपने इंडिया में क्या सूरत हाल है? आए दिन इंडिया वाले कैंपेन चला रहे होते हैं ट्विटर के ऊपर कि जनाब हमारा पेट्रोल जो है वो हमारे बस से बाहर हो गया है। आपको अपनी सूरत हाल देखनी चाहिए, हमारी नहीं। हमारा सीपैक चल रहा है, हमारा अफगानिस्तान के साथ अच्छे मामला चल रहे हैं, तुर्की के साथ अच्छे चल रहे हैं, हमारे मलेशिया के साथ अच्छे चल रहे हैं। अपनी बेगानी शादी में अब्दुल्ला क्यों दीवाना हो रहा है भट्ट साहब? बेगानी शादी में अब्दुल्ला क्यों दीवाना हो रहा है भट्ट साहब? देखिए आपका डिस्परेशन कितना है। हम अगर चिंता से पूछ रहे हैं कि हमारे पड़ोसी के पास खाना है कि नहीं है, उस पर भी आप बिल मिला रहे हैं। बेगानी शादी का मसला है, राजकुमार राव क्यों इतना तरस रहा है? यही तो कह रहा हूं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कश्मीर भारत का, भारत ने 370 हटा दिया, पाकिस्तान का रन में नाचा जा रहा है। लेकिन देखिए भारत का कुछ नहीं है, भारत का पता क्या रहेगा दीपक, अगर चंद आवाजों की बुनियाद पे आपने कश्मीर का बंटवारा करना है तो आपके पास 50 साल हो गए ना, बांग्लादेश को बने 50 साल हो गए ना, अगले एक दशक में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी हमारा होगा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी हमारा होगा। चिंता ना करिए भट्ट साहब,
गिलगिट बाल्टिस्तान भी हमारा होगा, चिंता मत करिए। और सोचिए, सोच कितनी घटिया है, रोहिंग्या मुसलमानों को पाकिस्तान में नहीं बसने देंगे, लेकिन उन्हीं रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में बसाने के लिए षड्यंत्र रचे जाएंगे और भारत के खिलाफ फिर उनसे मदद मांगी जाएगी। कैसे देखते हैं इस पैकेज में? हम उन्हें सहारा देते हैं, वो साजिश रचते हैं। हम बेबस मजबूर समझकर उन्हें अपने मुल्क में पनाह देते हैं, लेकिन ये लोग दुश्मनों की साजिश का निवाला बनते हैं। जब ये रोहिंग्या म्यांमार से बेवतन हुए, तब भारत इन बेसहारों का सहारा बना, लेकिन इन रोहिंग्याओं के रहनुमा भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। रोहिंग्या संगठनों का भारत के खिलाफ षड्यंत्र। रेड फॉर कश्मीर 13 अक्षरों की इस वाक्य के जरिए हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्रों का ताना बाना बुना गया है। इन दस्तावेजों में बहुत कुछ है, लेकिन जो शब्द सबसे ज्यादा ध्यान खींचते हैं वो हैं पार्टिसिपेंट्स इन पैलेस्टीन एंड रोहिंग्या मूवमेंट्स, यानी रोहिंग्या और फिलिस्तीन के आंदोलन में शामिल होने वाले। लिखा तो फिलिस्तीन भी है, लेकिन इसमें रोहिंग्या शब्द हिंदुस्तान के लिए किसी अलर्ट से कम नहीं है। कश्मीरी टेररिस्ट और रोहिंग्या रिफ्यूजियों का कनेक्शन क्या है? क्या रिफ्यूजी बस टैग है जिसकी आड़ में हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की साजिश हो रही है? हिंदुस्तान के कई जगहों पर रोहिंग्याओं को शरण दिया गया है, लेकिन इनकी आतंकी गतिविधि में शामिल होने की खबरें आती रही हैं। विदेशों में रोहिंग्या संगठनों का भगोड़े जाकिर नाइक की मदद से भारत में बड़ी साजिश की बात भी सामने आती रही है। अब कश्मीर पर भारत के दुश्मनों और रोहिंग्या संगठनों के नापाक गठजोड़ के भी संकेत मिलने लगे हैं। सितंबर 2017 में भारत सरकार ने रोहिंग्या मसले पर सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने जवाब में कहा था कि रोहिंग्या देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। सरकार ने आशंका जताई थी कि कट्टरपंथी वर्ग भारत में बौद्धों के खिलाफ हिंसा फैला सकता है। खुफिया एजेंसियों का हवाला देते हुए सरकार ने कहा कि इनका संबंध पाकिस्तान और अन्य देशों में सक्रिय आतंकवादी संगठनों से है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा साबित हो सकते हैं। सरकार का ये भी कहना है कि रोहिंग्या के कुछ कट्टरपंथी तत्व जम्मू, दिल्ली, हैदराबाद और मेवात क्षेत्र में सक्रिय हैं। संसद में भी सरकार की तरफ से बेहद अहम बयान दिया गया था। एक सवाल के जवाब में लिखित उत्तर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा था कि अवैध प्रवासी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। कुछ रोहिंग्या प्रवासियों के गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल रहने की खबरें हैं। भारत में रोहिंग्या नागरिकों की तादाद पर अक्सर बहस होती रही है। भारत में कितने रोहिंग्या नागरिक हैं, इस पर सवाल उठता रहा है। बताया जाता है कि ज्यादातर रोहिंग्या मुसलमान इस वक्त जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर और राजस्थान में रहते हैं। UNHCR के पास भारत में रह रहे 14,000 से अधिक रोहिंग्या के बारे में जानकारी मौजूद है। बताया जाता है कि भारत में 40,000 रोहिंग्या गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं। इसमें दो राय नहीं कि रोहिंग्या नागरिकों पर भारत के बाहर रहने वाले रोहिंग्या नेताओं का गहरा असर है। भारत के बाहर रहने वाले रोहिंग्या विदेशी शक्तियों के इशारे पर लगातार भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा बेहद खौफनाक। कश्मीर पर रोहिंग्या नेताओं के स्टैंड को दुनिया देख रही है। यही वजह है कि रोहिंग्या को भारत सरकार ने देश के लिए खतरा बताया था। टीम न्यूज़ नेशन। तो रोहिंग्या भी इस साजिश में शामिल है। कर्टसी पाकिस्तान, आखिरकार पाकिस्तान चाहता क्या है, इसी पर बहस हो रही है। और मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ गुरमीत सिंह साहब है, मेरे साथ तारिक फतेह साहब है, मेरे साथ अब्दुल समद याकूब साहब है, मेरे साथ अजीम भट्ट साहब है। सबसे पहले तारिक साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मुझे समझ नहीं आता है क्या होता है। सीरिया में मुसलमान को मार रहा है, पाकिस्तान में सिया सुन्नी को मार रहा है, और नहीं तो दूसरे देशों पे क्रिश्चियनिटी पे हमला कर दो, हिंदुओं पे हमला कर दो, और कोई भी जमीन को अपना बता दो। जैसे कश्मीर की बात हो रही है, ये मेंटेलिटी क्या है? मैं आपसे समझना चाहता हूँ, ये मेंटेलिटी क्या है, ये सोच क्या है? रोहिंग्या अपने ही देश के नहीं हुए, अब दुनिया भर में घूम रहे हैं और कह रहे भारत के कश्मीर नीति में पाकिस्तान का साथ देंगे। देखिए, एक तो रोहिंग्या पे मैं आपको बता दूं कि जो रोहिंग्या मुसलमानों का मिलिटेंट विंग है, सारे रोहिंग्या तो ऐसे नहीं हैं, लाखों रह रहे हैं बांग्लादेश में जजीरों के ऊपर, कॉक्स बाजार के एरिया में, लेकिन उनका जो लीडर है वो पाकिस्तानी है। ही इज अ रोहिंग्या हु हैज नेवर लिव्ड इन रोहिंग्या
in Arakan district. He lives in Karachi. उनकी जो थी बुद्धों के साथ जो लड़ाई हुई वो उसमें रोहिंग्याओं के साथ ज्यादती हुई, इसमें कोई वो डबल थिंकिंग नहीं है। लेकिन जो असल प्रॉब्लम है वो सब कॉन्टिनेंट का जो मुसलमान है, जिसमें बर्मा उर्मा श्रीलंका ये सब आ जाते हैं, कि इनकी अपनी फिजिकल लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी दूसरे नंबर पे आती है, ऊपर ये लाते हैं अपनी उम्मत का कॉन्सेप्ट। इसीलिए इनके नाम भी हिंदुस्तानी नहीं होते हैं। चाहे आप पेशावर से चिटागोंग चले जाइए, ये अरबी नाम रखते हैं। हिंदुस्तान में आपको पता होगा इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, कोई हिंदुस्तानी नाम नहीं रखता, कोई आकाश नाम का है ही नहीं मुसलमान। आप ईरान में चले जाइए, इंडोनेशिया में चले जाइए, तुर्की में चले जाइए, वो सब अपने नाम रखते हैं। उनको अपने कल्चर, अपनी जमीन से प्यार है। चाहे आप सीरिया में जाएं, यमन में जाएं, और खास तौर पे टर्की और ईरान के अंदर तो नौरोज भी मनाया जा रहा है, कोई ऐसा मसला भी नहीं है। जो हमसे हमारी जबानें और कल्चर और जमीन से रास्ता तोड़ा है वो हमारे मदरसों ने किया है, जो माशाअल्लाह आज भी हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज्यादा चलते हैं और जहाँ बच्चों को भेजा जाता है। उसमें सवाल आता है उम्मत का, कि पहले उम्मत है या जमीन है। इस पे अंबेडकर साहब ने बड़ा अच्छा एक 2 पैराग्राफ का सिलसिला है, वो नए हिंदुस्तान में उस पे सेंसरशिप लगा दी गई, बताते नहीं, आप खुद ढूंढ के देखिए उन्होंने क्या कहा, कि ये जो मॉडर्न मुसलमान आ रहा है ये किसी कंट्री का नहीं हो सकता, ये सिर्फ अपनी उम्मत का हो सकता है। और ये कोई ऐसे इल इंटेंशन नहीं है कि ये कोई कंस्पिरेसी है, ये सोच में है। और इस सोच को काउंटर करने के लिए बेतहाशा लोग थे जिन्होंने कोशिश की, लेकिन वो बोल ना सके क्योंकि उन पे कुफर का इल्जाम लगा देते हैं। जिस मुसलमान को आप काफिर कह दें उस पे आपको शायद ना पता हो, इस्लामिक लॉ के तहत कोई भी मुसलमान उसकी गर्दन काट सकता है। तो चाहे वो आपके केरला के गवर्नर हो या जनरल अता हसनैन हो या इंडिया के प्रेसिडेंट थे, बड़ी बड़ी शख्सियतें गुजरी हैं इंडिया में, वो इसी खौफ से रहती हैं कि उनको इस्लाम दुश्मन कहा जा रहा है क्योंकि वो उन्होंने हिंदुस्तानी है वो। तो पाकिस्तानियों का बताइए कि हिंदुस्तान की जबान अपनाने से उन्होंने उर्दू ली, उन्होंने कोई अपनी पंजाबी या पश्तो में बोलने की कोशिश नहीं की, और बंगला जबान पे पाबंदी लगवाई। क्यों? कि वो समझते हैं कि जहां तुर्क लफ्ज आ गया है वो हो गया इस्लामी, और जो भोजपुरी जबान है या पुरानी हिंदी है वो काफिर की जबान है। तो आप देखिए बेंगलोर में आपको मुसलमानों की डिमांड है कि यहाँ उर्दू का चैनल लगाया जाए। अरे भाई तुम्हें बोलनी नहीं आती, बात नहीं करनी आती, लेकिन तुम्हारा लगाव है एक फॉल्स कल्चर से जो इन्वेडर कल्चर है। किताब शाहिद हुसैन साहब हैं, उन्होंने लिखी है फ्रॉम हिंदी टू उर्दू। इस पे सीरियसली सोचने की बात है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि मैं एक सवाल याकूब साहब से लेना चाहूंगा, याकूब साहब से लेना चाहूंगा एक सवाल। तारिक साहब एक सवाल याकूब साहब से। याकूब साहब, जो बवाली है, जो गुंडा है, जो बदमाश है, जिसे खून करना आता है, जिसके हाथ में AK-47 है, वो सब पाकिस्तान के दोस्त क्यों हैं? अच्छा, मैं दीपक जी पहले तो थोड़ा सा इनकी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा, तारिक फतेह साहब की बात को। ये बड़ी इन्होंने आज एक अच्छी बात कही है कि बड़े लोगों में ये मिसअंडरस्टैंडिंग है या उनको समझ नहीं आती, और ख़ास तौर पे ये भी उन मौलवियों ने, मदरसों ने ये बात गलत कन्वे की है क्योंकि वो खुद उस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। वो अरब कल्चर को समझते हैं कि ये इस्लामिक कल्चर है, जबकि कल्चर अपना होता है, ज़बान अपनी होती है। वो मजहब की कोई ज़बान नहीं है। अगर कुरान अरबी में आया क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे थे, अरबी में ही आना था, जाहिर बात है किसी और ज़बान में आता तो उन्हें ना समझ आती। ठीक है, आज हम उसको ट्रांसलेट कर पढ़ते हैं तो तब जाके हमें समझ आती है। यहाँ पे मैंने कई मौलवियों को देखा है कि जो जुब्बे और कुब्बे और अमामे, हालांकि मेरी अपनी पैदाइश की है, लेकिन मैंने वहाँ का कल्चर अडॉप्ट नहीं किया, मैंने वहाँ की ज़बान अडॉप्ट नहीं की, मैंने वहाँ की तालीम नहीं ली, क्योंकि मैं अपने कल्चर को नहीं छोड़ सकता। हम जो रसूमात हम शादी ब्याह के ऊपर, वो आपका कल्चर हमारा कल्चर, वो सारा एक मुश्तरक है।
ठीक है, सरहद के उस पार सरहद पे लाइन खींचने से वो कल्चर तब्दील नहीं हुआ। हालांकि आज अच्छा, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, मुझे इंटेलेक्चुअल डिस्कशन में नहीं जाना। मुझे बताइए, जो बवाली हैं, जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, जिसे खून करना आता है, जिसके हाथ में AK-47 है, वो सब पाकिस्तान के दोस्त क्यों हैं? नहीं, ऐसे जवाब दूंगा फिर आप कहेंगे में जाना पड़ा कि वो भी अगर जिहाद कहते हैं तो रोनाल्ड रेगन का जिहाद था, वो भी इस्लाम का नाम दे दिया जाता है, जिहाद तब्दील करता था। हमने वहां पे लड़ाई लड़ी, फिर वहां से उसका इफेक्ट तो होना था, जाहिर बात है अमेरिका के ऊपर तो नहीं होना था, हमारे ऊपर होना था। वहां से वो कल्चर क्लास जवाब नहीं दे रहे सीधा। अफसोस याकूब साहब, मेरे पास वक्त इतना ही है, ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद देश की बहस के साथ फिर से हाजिर होऊंगा।